नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने एससी एसटी रिजर्वेशन का मामला आया है। आप सोचो कि ये मामला 2000 में चैलेंज हुआ था, मतलब सन 2000 में चैलेंज हुआ था। आज 23 वर्ष बाद इसकी सुनवाई अब कंटिन्यूएशन में नवंबर में होगी। आप सोच कर देखिए कि नवंबर में इसकी सुनवाई 15 दिन चले, 20 दिन चले, महीने भर चले, जो भी टाइम चले, लेकिन दिसंबर तक इसका फैसला आ जाएगा, जनवरी तक इसका फैसला आ जाएगा और 2024 का चुनाव सामने खड़ा हुआ है। आपको याद है कि पिछली बार इसी प्रकार का मध्य प्रदेश का आज से 5 साल पहले चुनाव था और मध्य प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले एससी एसटी का मामला आया था, एससी एसटी एक्ट का। और एससी एसटी एक्ट के उस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि किसी को भी ये पहले से नहीं प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता कि भाई ये एससी एसटी होगा और सीधी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। सरकार के सामने संकट आ गया था और संकट इतना बड़ा आ गया था कि पूरे देश में एससी एसटी समाज रोड पर उतर आया था। वो अपोजिशन पार्टियां खेल रही थी, वो अलग बात है, और इतना रोड पर उतर आया था कि केंद्र की सरकार को वो जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उसको पलटकर फिर से अमेंडमेंट लाना पड़ा था। परिणाम उसके ये निकले थे कि मध्य प्रदेश के चुनाव में जो उच्च जातियां थीं वो जातियां नाराज हो गईं और इतनी नाराज हो गई थीं कि उन्होंने नोटा दबा दिया। यानी कि उस समय के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें नोटा, कुछ ऐसी विधानसभाएं भी थीं कि जिसमें नोटा कैंडिडेट से ज़्यादा, मतलब जो कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था उससे ज़्यादा नोटा था। इसका मतलब साफ है कि वो बीजेपी का वोट था और बीजेपी का वोट नोटा में चला गया था। इसी प्रकार का एक प्रकरण बिहार के चुनाव में, पिछले चुनाव में आया था, जब पूजनीय सरसंघ चालक जी ने एक बयान दे दिया था कि एससी एसटी रिजर्वेशन को फिर से रिव्यू करना चाहिए। उनका तात्पर्य यहाँ पर यह था कि जो राइट पर्सन है एससी एसटी में उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि रिजर्वेशन खत्म करने की बात, उन्होंने कहा था राइट पर्सन, क्योंकि अब एक गैप बन चुका है। जो लोग पिछले 75 साल से रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, 74 साल से, वो लोग ही रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं और जो वाकई में शोषित वंचित दलित है वो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहा। तो फिर इन लोगों को जो लाभ ले चुके हैं इनको सवर्ण घोषित किया जाना चाहिए मेरे अनुसार, और बाकी लोग जो वाकई में रिजर्वेशन के हकदार होने चाहिए, जिनके अपलिफ्टमेंट की बात आती है, उनको हो नहीं पाता, क्योंकि जो व्यक्ति रिजर्वेशन का लाभ ले चुका है उसके बच्चे अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ते हैं और ये जो बस्ती में रहता है ये इसके बच्चे आज भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में एक बड़ा गैप पैदा हो गया है। वो जो बड़ा गैप है उसकी वजह से वो जो रिजर्वेशन ले चुका उसके बच्चे तो बार बार रिजर्वेशन का लाभ लेंगे, लेकिन इसके बच्चे रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकते। सपोज एक परिवार में 2 भाई हैं, एक भाई की नौकरी लगी रिजर्वेशन का लाभ लेते हुए, वो शहर में रहने लगा, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगा, उसका ही भाई अभी झुग्गी में रहता है। तो अब दोनों के बच्चे अलग अलग स्कूलों में ग्रो कर रहे हैं और इनके बीच में कंपटीशन होता है और दोनों रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो आप सोचिए कि इनमें से बेस्ट चुना जाएगा, तो बेस्ट कौन सा होगा? जो रिजर्वेशन का लाभ जिसका पिता ले चुका है वो बेस्ट होगा, और जिसके पिता को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला था वो बस्ट होगा। इसलिए अब उसकी पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ सकती, ये पीढ़ियां लगातार रिजर्वेशन में रहेंगी क्योंकि ये सवर्ण हो चुके हैं, ये मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। रिजर्वेशन का उद्देश्य तो मेन स्ट्रीम में लाना ही था। इस उद्देश्य से पूजनीय सरसंघ चालक का एक बयान आया था जिसको उस समय के चुनाव में बड़े भारी तरीके से ऐसे इस्तेमाल किया गया कि रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बहुत बार मोदी जी ने वहां पर कहा भी, लेकिन वो जो प्रभाव था ओबीसी और एससी एसटी पर, वो प्रभाव बिहार के चुनाव में साफ दिखा। यानी कि ये बात निश्चित है कि एससी एसटी रिजर्वेशन ये एक मूल मुद्दा बन जाता है चुनाव में। डेवलपमेंट पीछे रह जाता है, प्रोग्रेस पीछे ले जाती है, विश्वगुरु भारत पीछे रह जाता है, G20 पीछे रह जाता है, संसार में हमारी प्रतिष्ठा सब पीछे रह जाती है। जैसे ही भारत में जातियों के कन्फ्लिक्ट आते हैं वैसे ही भारत मुगलिया सल्तनत की गुलामी के लिए तैयार होने लगता है, अपने ही समुदाय से लड़ने लगता है और इस स्टेज तक अपने समुदाय से लड़ता है कि जो बाहर से मुगल या जो ईसाई आते हैं वो भारत में इस कन्फ्लिक्ट का लाभ उठाते हुए यहाँ पर शासन करने लगते हैं, क्योंकि जाति मुद्दा भारत में पिछले 1000 वर्ष से खेला जा रहा है और वो
खेलते रहते हैं और हमारे यहाँ जातियां वो खेल खेलने के लिए तैयार रहती हैं, क्योंकि जातियों पर हम सबको गर्व है और इतना गर्व है कि हम किसी भी स्टेज पर जाने के लिए तैयार रहते हैं, भारत को गुलाम भी बनाने के लिए तैयार रहते हैं। इतना लोगों को जाति पर गर्व होता है, युद्ध लड़ते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, गृह युद्ध हो जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हम हिंदू नहीं हो पाते, हम जातियों में रहते हैं। ये भारत की विडंबना है। इसी प्रकार का एक मुद्दा मैंने जैसे कहा कि 2000 में 1999 में इसको चैलेंज किया गया था। 1999 का एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था और 1999 के ऑर्डर को चैलेंज करने के मामले में सन 2000 में अशोक कुमार जैन की एक पिटीशन फाइल हुई थी, जिसका साइटेशन था अशोक कुमार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और जिसका सिविल रिट पिटीशन 546/2000। इसको बाद में रीनेम किया गया और इसको चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बनाया गया इन री आर्टिकल 334 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका नाम पड़ गया है इन री आर्टिकल 334 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। आर्टिकल 334 क्या कह रहा है, मैं रिजर्वेशन की छोटी सी बात बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि इसमें क्या चैलेंज हुआ है और क्यों इस स्टेज तक पहुंचा है। मामला ये था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 10 वर्ष के लिए आर्टिकल 334 ने 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन की बात कही थी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात। याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में जो रिजर्वेशन है 15(4) और 16(4), ये डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध किया था। ये रिजर्वेशन डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, क्योंकि ऐसी जब बात कही गई थी तो उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन देकर हम पूरे समाज को एससी ही बने रहना देना चाहते हैं, उनको एक आइडेंटिटी मिल जाएगी और जैसे ही उनको ये आइडेंटिटी मिलेगी तो फिर कभी भी हम एक रूपता भारत में नहीं ला पाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन की उन्होंने वकालत की थी और उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन में उन्होंने कहा था कि हम इन जातियों से लोगों को, इन कास्टों से लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या पार्लियामेंट में लेकर आएंगे ताकि उनकी जो समस्या है उनको यहां पर रखा जा सके और उनका समाधान किया जा सके। इसलिए फर्स्ट रिजर्वेशन 10 वर्ष के लिए ऐसा लाया गया था और कहा गया था कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 वर्ष के लिए है। वो 10 वर्ष का जो रिजर्वेशन था वो हर 10 वर्ष बाद उसकी संख्या बदलती गई, अमेंडमेंट लाकर उसको 10 की जगह 20 लिखा गया, 20 की जगह 30 लिखा गया, 30 की जगह 40 लिखा। ये नहीं कहा गया कि ये चलता रहेगा, हर बार 10 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया क्योंकि मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए। और उसका मुख्य कारण रहा नेहरू जी का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको आप चंपाकन दुराई राजन के जजमेंट के बाद कहते हैं। और वो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें रिजर्वेशन हमारे यहाँ नौकरियों में और बाकियों में दिया गया था। आप सोच लीजिए कि नेहरू जी ने रिजर्वेशन का फॉर्मूला लाया था डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ। ये पहला अमेंडमेंट था और उस अमेंडमेंट की वजह से भारत में जातियां सदैव एक स्ट्रक्चर प्राप्त कर गईं और वो जातियां कभी खत्म ही नहीं हो पाई जो मेन स्ट्रीम में आती, जिसको सब स्वर्ण सवर्ण हो जाते, जो सब एक से हो जाते, सब एक रूप से हो जाते, जातियों की आइडेंटिटी खत्म हो जाती, वो कभी हुई ही नहीं। परिणाम ये निकला कि अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी हर 10 वर्ष के बाद बढ़ाना पड़ता है क्योंकि हम अब जातियों से आइडेंटिफाई होने लगे और अब हम जातियां खत्म करना, जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जातियां खत्म करनी है, वो जातियां हम खत्म नहीं कर पाए। परिणाम हम सब देख रहे हैं कि हर 10 वर्ष के बाद ऐसा एक अमेंडमेंट आता है। 1999 में 79th अमेंडमेंट आया था, वाजपेयी जी की सरकार थी, जिसमें उन्होंने एंग्लो इंडियन और SC/ST पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कही थी कि 10 वर्ष और बढ़ा देते हैं। ये रिजर्वेशन 1999 का 2019 तक आना था। 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। मोदी जी ने इसको 10 वर्ष के लिए फिर से अमेंड कर दिया था और ये कॉन्स्टिट्यूशन का 104वां अमेंडमेंट था, 104th अमेंडमेंट था। 2020 से ये लागू हो गया तो फिर से कोर्ट में चैलेंज हुआ। अब ये रिजर्वेशन जो 2000 की पिटीशन थी 1999 मामले की, वो तब से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने की बात चल रही है, लेकिन अभी 2024 के चुनाव से जस्ट पहले इस रिजर्वेशन को चैलेंज करते हुए आर्टिकल 334 को, हालांकि 2019 में मोदी जी ने एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन खत्म कर दिया और केवल SC/ST रिजर्वेशन को 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। अब विडंबना देखिए कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जिसकी वकालत
डॉक्टर अंबेडकर करते थे, उसको खत्म करने के लिए यहां पर चैलेंज हुआ है। और जिसका विरोध करते थे नौकरियों में आरक्षण या बाकी तरह के आरक्षण, 15 और 16 के आरक्षण, वो आरक्षण परमानेंट हो गए। सुप्रीम कोर्ट के तमाम तरह के जजमेंट उस पर आ गए, मंडल आयोग का जजमेंट आ गया, मंडल कमीशन जजमेंट आ गया, इंदिरा साहनी जिसको कहते हैं, और तमाम जजमेंट आते रहे। लेकिन जिस रिजर्वेशन की डॉक्टर अंबेडकर वकालत करते थे कि इस समाज से लोग पार्लियामेंट में आए ताकि समाज की समस्याओं को, ये छुआछूत कैसे समाप्त हो या इनमें भेदभाव कैसे समाप्त हो, सभी जातियां हिंदू हो जाएं और एक स्ट्रीम में आ जाएं, वो जो डॉक्टर अंबेडकर की थीम थी, उस थीम को खत्म करने की बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आ रही है। जबकि जो डॉक्टर अंबेडकर जिसका विरोध कर रहे थे उसमें नेहरू जी का अमेंडमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी चंपाकम दुराई राजन में उस तरह के रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, लेकिन बाद में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नेहरू जी की सरकार ने बना दी थी। आज की तारीख में यह समस्या आ गई है। अब यहां पर बात यह आती है कि ये जो 104th अमेंडमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फ्रेम किया है, ये जो उसके इशू फ्रेम किया है, उन्होंने कहा है 104वां अमेंडमेंट जो 2019 में आया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हम देखेंगे। क्या 70 वर्षों बाद, अब 80 वर्ष जो कर दिया गया है, 80 वर्षों बाद भी ये लागू रहेगा? क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉस्पेरिटी है, क्या इसकी वैलिडिटी है? दूसरी बात उन्होंने कहा इससे पहले के जो 6 अमेंडमेंट आए हैं उन अमेंडमेंटों को हम यहां पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन था जो 70 वर्ष के लिए आया, 80 के लिए नहीं हो पाया, लेकिन SC ST रिजर्वेशन जो फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, तो क्या एंग्लो इंडियन खत्म किया जा सकता है तो SC ST का रिप्रेजेंटेशन भी खत्म किया जा सकता है? या वो आर्टिकल 334 बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ तो नहीं, क्योंकि पिटिशनर ने कहा है कि आर्टिकल 334 बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, और बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है कि आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ है, प्रत्येक व्यक्ति इक्वल है। अगर किसी जाति को, किसी संप्रदाय को या किसी को भी पीछे बैकवर्ड मानकर उसके उत्थान की बात कही गई है, तो उसको चैलेंज ये करते हुए किया गया है कि ये देखिए कि कितने आपने प्रयास किए उनको उठाने का, कितना उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया गया, क्या क्या उनके लिए किया गया, और क्या एजुकेशनल व्यवस्थाएं की गई, कैसे उनको अपलिफ्ट किया गया, और जो किया गया वो सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट है, क्या उनकी जातियों का रिप्रेजेंटेशन ठीक से संविधान में है कि नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन नौकरियों में मतलब वैसे हो पा रहा है या नहीं पा रहा, देश में क्या पॉलिटिशियंस ऐसे डेवलप हो गए हैं जो SC ST समुदाय से आते हों लेकिन वो पॉलिटिशियन हैं। जैसे खड़गे की बात करें, खड़गे रिजर्वेशन के मोहताज हैं क्या? ऐसे बहुत सारे जो पॉलिटिशियन है, क्या वो रिजर्वेशन के मोहताज हैं? मायावती रिजर्वेशन की मोहताज है क्या? ये सारी बातें उसमें कही गई हैं, और इसमें ये चैलेंज मतलब कही क्या गई, ये चैलेंज किया गया है ऑनरेबल कोर्ट के सामने। अब कोर्ट ने ये कहा है कि भाई इस पर एक काम करते हैं, एक कॉमन कंपाइलेशन कर लेते हैं। कॉमन कंपाइलेशन की एक डेट डाल दी है और उसके 20 दिन के बाद कहा है कि आपके रिटन सबमिशन सबमिट कर दीजिए, और फिर हम नवंबर की 21 तारीख को मेरे ख्याल से वो डेट रखी है, और तब से 7 नवंबर, हाँ मैं बताता हूँ, 17 अक्टूबर तक आप कॉमन कंपाइलेशन कर लीजिए और 7 नवंबर तक रिटन सबमिशन फाइल कर लीजिए। 21 नवंबर 2023 से इसकी सुनवाई शुरू कर देंगे। आप सोचो 21 नवंबर से शुरू होगी, हो सकता है दिसंबर के मिड तक खत्म हो जाए, लेकिन जजमेंट जनवरी फरवरी से पहले आ जाएगा। क्या समझते हैं? अब इसमें अगर रिजर्वेशन खत्म कर देती है, कौन सा, ये कहते हैं आर्टिकल 334 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अब बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, इतने लंबे समय तक नहीं चल सकता, आप बार बार इसको नहीं कर सकते, तो फिर SC ST के आंदोलन और सरकार के लिए समस्या। और अगर वो कहते हैं कि वैलिड है तो फिर दूसरी जाति के लिए, सवर्ण जाति के लिए, या जो अपने आप को अपग्रेडेड कहते हैं उनके लिए समस्या है। तो ये समस्या अब 2024 के चुनाव में विकराल रूप ले सकती है अगर इसका जजमेंट अभी आ गया तो। आज की तारीख में कपिल सिब्बल इसलिए नहीं खड़े होंगे कि वो कहते थे कि राम मंदिर का डिसीजन चुनाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि ये मामला मोदी जी के चुनाव को प्रभावित करेगा, सरकार के चुनाव को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसकी सुनवाई इस समय होना, क्या वो संयोग है या ये प्रयोग है? ये संयोग या प्रयोग कुछ भी हो, लेकिन समस्या यही है कि चुनाव के समय पर इसकी क्या उपलब्धता है, इसकी क्या महत्व का, इसकी क्या उपयोगिता है, ये देखने को आएगा, और जजमेंट ये तय करेगा कि आखिर कोर्ट
आखिर डिस्कोर्स किधर जाएगा। मोदी जी के लिए ये चैलेंज होगा कि वो समाज को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, हिंदू को हिंदू कैसे बना रहने देते हैं, हिंदू को कैसे हिंदुत्व याद दिलवाते हैं, और या फिर हम अपनी जातियों को याद करके उस समय भी वही करेंगे जो बिहार के चुनाव में हुआ, हम वही करेंगे जो कि मध्य प्रदेश के चुनाव में हुआ, या इससे भी कुछ कम ज़्यादा होने वाला है। देखने की बात है। इसके लिए प्रयोग या संयोग इन दोनों पर चर्चा का विषय है। हालांकि कोर्ट अपने डिस्कोर्स में चलता है, कोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जिन लोगों ने प्रयास किया होगा उन्होंने इसकी लिस्टिंग वगैरह की, इसका जो भी आयाम है वो कितना प्रेशर डाल के सही टाइमिंग करके उसको लेकर आए होंगे, ये भी सोचने की बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।